प्यारे बच्चों, सारंग गुरु डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। मैं मसूद आलम। आज मैं क्लास 10th भौतिकी में उत्तल दर्पण में बने हुए प्रतिबिंब के बारे में पढ़ेंगे। बेसिक चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं और क्रम में अवतल दर्पण में बने हुए प्रतिबिंब के बारे में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, उसका नेचर क्या होगा, साइज, ये सारे बातों पे डिस्कस हम लोग कर चुके हैं। उसके लिए आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। उत्तल दर्पण में अगर हमें प्रतिबिंब के बारे में स्टडी करनी है तो सबसे पहले हम उत्तल दर्पण बनाते हैं और हम एक मुख्य अक्ष ड्रॉ करते हैं। मुख्य अक्ष क्या होता है? तो एक वर्चुअल लाइन होती है, काल्पनिक रेखा होती है जो अनंत लंबाई की होती है और हम देख सकते हैं कि उत्तल दर्पण जो होता है वो बैक साइड में कर्व होता है, पीछे की तरफ कर्व होता है। इस लिहाज से अगर इसको कंप्लीट करेंगे तो उधर की तरफ गोला बनेगा और उसका सेंटर इधर आएगा, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसको वक्रता केंद्र कहते हैं वो किधर होगा? दर्पण के पीछे होगा। फिर से रिपीट करते हैं, उत्तल दर्पण में जो वक्रता केंद्र होता है वो दर्पण के पीछे होता है, जबकि अवतल दर्पण में ये दर्पण के सामने होता है। दूसरी बात अगर करें तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद इधर लौट जाएगी और इस प्रकार लौटेगी जैसे लगेगा कि वो इस बिंदु से आ रही है और इस बिंदु को हम मुख्य फोकस कहेंगे। इस प्रकार हम ये भी देख सकते हैं कि मुख्य फोकस जिसे कहेंगे वो बिंदु भी दर्पण के पीछे होता है। अब सवाल उठता है कि ऑब्जेक्ट या वस्तु कहाँ रखी जाएगी? तो वस्तु हमेशा दर्पण के सामने रखी जाएगी। अब सामने कौन से स्थान पे? तो बच्चों, जो जिसे हम स्थान के रूप में पिछले दर्पण में पढ़े थे, एक स्थान था हमारा वक्रता केंद्र, एक दूसरा स्थान था मुख्य फोकस, एक स्थान था मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र का बीच। ऐसा कोई भी स्थान यहाँ दर्पण के सामने दिखाई नहीं दे रहा है। दर्पण के सामने अगर हम बात करें तो इधर अनंत है, इधर दर्पण है, या फिर इसको हम पोल कह सकते हैं, ध्रुव कह सकते हैं। यानी कि हम प्रतिबिंब को कहीं यदि हम यानी कि हम ऑब्जेक्ट को, वस्तु को कहीं भी रखेंगे तो वो स्थान कौन सा होगा? अनंत और दर्पण के बीच। यहाँ भी ऑब्जेक्ट रहेगा तो इसको भी वही कहा जाएगा, अनंत और दर्पण के बीच। यहाँ ऑब्जेक्ट रहेगा तो भी उसको वही कहा जाएगा, अनंत और दर्पण के बीच। इधर कहीं रहेगा तो भी वही कहा जाएगा। और जब बहुत ही दूरी पे, अधिक दूरी पे वस्तु हो तो ये माना जाएगा कि वस्तु अनंत पे है। यानी कितने स्थानों पे हमें स्टडी करनी है? तो कुल मिला के 3 स्थान हम हो सकता है या फिर 2 ही कहे। एक तो अनंत के बारे में हम पढ़ सकते हैं कि जब वस्तु अनंत पे रखी जाए तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, और दूसरी ये कहीं भी रखी जाए, ये कहीं भी जो ज्ञात दूरी हो, जो ज्ञात दूरी पे कहीं भी रखी जाएगी वस्तु तो हम उसको ये मानेंगे कि वस्तु ध्रुव और अनंत के बीच है। तो ये 2 मुख्य स्थान है। अनंत के बारे में हम लोग जो अवतल दर्पण में पढ़े थे कि जब वस्तु को अनंत पे रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है, जो वास्तविक उल्टा और वस्तु से बहुत बहुत छोटा होता है। तो थोड़ी सी एडिटिंग के साथ, थोड़ी सी बदलाव के साथ इसमें भी वही नियम लागू होता है। अगर वस्तु को अनंत पे रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है, लेकिन अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता था, उत्तल दर्पण में कभी भी वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है। यानी कि ये बदलाव हो गया। उत्तल दर्पण में बना हुआ प्रतिबिंब हमेशा ही काल्पनिक होता है, हमेशा ही आभासी होता है। तो हम कह सकते हैं कि जब वस्तु किसी अवतल दर्पण के सामने अनंत पे रखी जाए तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे मुख्य फोकस पर बनेगा, जो आभासी, सीधा और वस्तु से बहुत बहुत छोटा होता है। और आपके परीक्षा में इससे संबंधित कोई भी किरण आरेख नहीं पूछा जाता है। अब इसके बावजूद अगर कोई किरण आरेख खींचने को कहे तो हम लोग इस प्रकार खींच सकते हैं। यहाँ दिखा देंगे कि अनंत से आती हुई प्रकाश की किरण है जो मुख्य अक्ष के समांतर है, 2 दिखा देंगे ऐसे।
दर्पण से टकराने के बाद ये इधर चली गई और ये इधर चली गई। लग रहा है ऐसे कि ये यहाँ से आ रही है और ये यहाँ से आ रही है। इमेज यहाँ पे बन गया जो बहुत ही छोटा है, पॉइंटेड है, पॉइंट के जैसा, बिंदु के जैसा और इमेज बना है। और ये कौन सी जगह है? तो ये फोकस है, दर्पण के पीछे है ये। जनरली ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है हमारे परीक्षा में, लेकिन फिर भी हम इसको समझ सकते हैं, ये देख सकते हैं कि किस तरह इमेज का फॉर्मेशन हुआ। अब जो मेन है, जो अधिकतर एग्जाम में आता है, उसके बारे में हम इस तरह स्टडी करेंगे। माना कि ये अवतल दर्पण है और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, मुख्य अक्ष, और मुख्य अक्ष पे कहीं पे हम एक ऑब्जेक्ट को रखते हैं, ये ऑब्जेक्ट है। अब इससे क्या होगा कि किरणें निकलेंगी, एक किरण निकली, दर्पण से टकराई और टकराने के बाद ये इस प्रकार चली गई, और गई तो इस प्रकार गई जैसा कि लग रहा हो कि ये मुख्य अक्ष के इस बिंदु से आ रही है, ऐसे लग रहा है क्या कि यहां से इस बिंदु से ये गई है एकदम सीधा। और एक दूसरी किरण जो लंबवत इस पे गिरेगी, लंबवत गिरी है, ये लंबवत गिरी है, ऐसे गिरी है जैसे यहाँ आके 90 डिग्री का कोण बनाती हो। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का कोण बनाती हो, ऐसी किरण को लंबवत कहा जाएगा। और लंबवत गिरने वाली कोई भी किरण दर्पण से परावर्तन के बाद सीधे अपने पथ पर वापस चली जाती है, जैसे आई टकराई और सीधी वापस चली जाएगी इधर। और लंबवत गिरने वाली कोई भी किरण क्या महसूस होगा कि वो कहां से आ रही है? तो लगेगा हमें इस प्रकार कि ये जा रही है, ये जा रही है इधर, और इस प्लेस को कहेंगे हम लोग वक्रता केंद्र। यानी ये इस प्रकार जा रही थी जैसे लगे वक्रता केंद्र पे जा रही है। जो दोनों परावर्तित किरण जब किसी के आंख पे पड़ती है, ये वाली किरण और ये वाली किरण जो परावर्तित होकर आ रही है, तो उस व्यक्ति को लगेगा कि यहाँ से दोनों किरण आ रही है इस बिंदु से, और यही इमेज होगा। इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहां बन गया। इसका नेचर क्या है? तो इसका नेचर ये है कि ये काल्पनिक प्रतिबिंब है, ये आभासी प्रतिबिंब है, क्योंकि वास्तविक किरणों के मिलने से ये इमेज नहीं बना है। वास्तव में किरणें क्या हुई? एक टकरा के इधर चली गई, एक इधर चली गई, दोनों अलग अलग दिशाओं में जा रही है और अपसरित होते हुए जा रही है, डाइवर्ज होते हुए जा रही है, एक दूसरे से और दूर होते हुए जा रही है। ये कभी आपस में नहीं मिल सकती है, लेकिन ये दोनों किरणें जब किसी के आंख पे पड़ती है तो उसे ये महसूस होता है कि दोनों किरणें इस बिंदु से आ रही हैं, और इस बिंदु को पहले बिंदु का इमेज कहा जाता है। अब हम सारी बातों को एक लाइन में कहें तो इस प्रकार कह सकते हैं कि किसी उत्तल दर्पण के सामने जब वस्तु को अनंत और पोल के बीच, दर्पण के बीच रखा जाए, तो उसका इमेज, उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे ध्रुव और फोकस के बीच बनता है, जो काल्पनिक, सीधा और वस्तु से छोटा होता है। काल्पनिक, सीधा और वस्तु से छोटा होता है। हम देख सकते हैं कि ये काल्पनिक प्रतिबिंब है, ये सीधा भी है और वस्तु से छोटा है। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में थोड़ा सा हम कंपैरिजन करें, तुलना करें, तो आप पाओगे कि अवतल दर्पण में भी काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और उत्तल दर्पण में तो केवल काल्पनिक ही बनता है। अवतल में काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, लेकिन उत्तल दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। और अवतल दर्पण में जो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु से बड़ा होता है, जबकि उत्तल दर्पण में बना हुआ काल्पनिक प्रतिबिंब
हमेशा वस्तु से छोटा होता है। तो ये हमारे पास एक इसमें अंतर है, आसानी से समझ सकते हैं इस अंतर को। अब अगर हम अगली बात करें, अगर हम इस ऑब्जेक्ट को आगे बढ़ाते हैं, अगर हम इस ऑब्जेक्ट को हम इसी फिगर पे समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट को उठा के हम यहाँ लेके आ जाते हैं, यहाँ लेके आ जाते हैं, अब क्या होगा? ये किरण में, इस किरण में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, ये वैसे ही सीधी जाएगी, टकराने के बाद ऐसे चली जाएगी जो लगेगा कि फोकस से आ रही है। लेकिन जो ये दूसरी किरण थी जो इस प्रकार लंबवत गिरी थी, इसमें एक परिवर्तन होने वाला है जो हम इस प्रकार समझ सकते हैं, ये ऐसे समझेंगे, ये अब सीधी जाएगी, ये लंबवत यहाँ ना गिर के यहाँ पे गिरेगी और टकरा के वापस आ जाएगी यहाँ से, और लगेगा कि यहाँ से दोनों किरणें निकली हुई है और हमारा इमेज यहाँ पे बन जाएगा। हमने क्या ऑब्जर्व किया, हमने क्या देखा कि उत्तल दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखा गया है दूर, सबसे पहले अनंत पे रखे थे, तो अनंत पे जब रखे थे तो फोकस पे उसका प्रतिबिंब बना था। अब अनंत से थोड़ा करीब लाए दर्पण की ओर, यहाँ लेकर आए तो इमेज जो है थोड़ा आगे बढ़ के यहाँ आ गया। अब थोड़ा और आगे लाकर ऑब्जेक्ट को यहाँ खड़ा कर दिए तो इमेज भी थोड़ा और आगे बढ़ा और यहाँ खड़ा हो गया। अब हम और करीब लेकर आ जाएंगे ऑब्जेक्ट को, इमेज भी और करीब आ जाएगा और आगे आ जाएगा और उसका साइज और बड़ा हो जाएगा। ऐसे करते करते अगर हम दर्पण में आकर सट जाते हैं, चिपक जाते हैं, तो इमेज भी दर्पण में जाकर चिपक जाएगा और क्या होगा, तब उस वक्त उस स्पेशल टाइम में आपको लगेगा कि इमेज जो है वस्तु के बराबर बना हुआ है। अन्यथा प्रत्येक सिचुएशन में आप देखोगे, थोड़ी सी भी आप दूरी बनाओगे किसी उत्तल दर्पण से तो आप देखोगे कि इमेज जो है, प्रतिबिंब जो है वो छोटा बना हुआ है। कैसा बना हुआ है? छोटा। किस चीज से छोटा? तो वस्तु से छोटा। अब हम लोगों ने 5 केसेस पढ़े, किस चीज के? 6 केसेस अवतल दर्पण में इमेज फॉर्मेशन के, और समझिए कि 2 केसेज इसमें उत्तल दर्पण में, 8 केस को उसके किरण आरेख के साथ आपको याद रखना है। तो इस प्रकार हम लोग समतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में और अवतल दर्पण में प्रतिबिंब के बनने की सारी प्रक्रिया, सारा किरण आरेख खींचने का तरीका और प्रतिबिंब का नेचर, इन सारी चीजों के बारे में पढ़ चुके हैं। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो अक्सर आपसे पूछा जाता है, पूछा ये जाता है कि हमें 3 दर्पण दिए गए हैं, हमें 3 दर्पण दिए गए हैं, अवतल, उत्तल और समतल, और इस प्रकार ये दर्पण है कि देखने में पता नहीं चल रहा है कि किसकी परावर्तक सतह उठी हुई है और किसकी परावर्तक सतह धसी हुई है और किसकी परावर्तक सतह समतल है। जब ये बात देखने में समझ में हमें नहीं आ रही है तो समझने का एक तरीका है, हम छू के समझ सकते हैं। अगर हम तीनों को बारी बारी से छुएं तो छू कर हमें हो सके तो ये महसूस हो जाए कि किसकी परावर्तक सतह धसी हुई हो, किसकी उठी हुई है, और जिसकी परावर्तक सतह धसी हुई होगी वो अवतल दर्पण होगा, जिसकी परावर्तक सतह उठी हुई होगी वो उत्तल दर्पण होगा, और जिसकी परावर्तक सतह समतल होगी, एक समान होगी, तो वो समतल दर्पण होगा। लेकिन प्रश्न हमारा ये होता है कि बिना छुए आपको तीनों दर्पण की पहचान करना है, यानी कि जो हम छूकर पहचान सकते थे दर्पण को, अब उस पर भी रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया कि नहीं नहीं आपको छूना नहीं है, बिना छुए आपको बताना है कि कौन सा दर्पण है। तो अब हम इस दर्पण के गुण पे जाएंगे। याद रखिएगा तीनों दर्पण में क्या गुण होता है, तो तीनों दर्पण में एक खास गुण होता है कि तीनों दर्पण से काल्पनिक प्रतिबिंब तो बनता ही बनता है। अवतल दर्पण से भी काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, वो एक ही केस है लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण से तो हमेशा ही काल्पनिक बनता है,
और समतल दर्पण से भी हमेशा ही काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो इस गुण का उपयोग करके हम इस तीनों दर्पण को पहचानेंगे। हम किसी पेन को या किसी स्टिक को तीनों दर्पण के सामने लेकर जाएंगे और तीनों दर्पण में उस पेन को का काल्पनिक प्रतिबिंब बनाएंगे और जिस दर्पण में उस पेन का काल्पनिक प्रतिबिंब, उस कलम का काल्पनिक प्रतिबिंब उस पेन के बराबर बने, समझ जाएंगे कि वो समतल दर्पण है। क्योंकि समतल दर्पण में किसी भी वस्तु का इमेज जो बनता है वो वस्तु के हमेशा बराबर ही बनता है, ना बड़ा और ना छोटा। इस प्रकार अगर किसी पेन को दूसरे दर्पण के सामने ले जाते हैं, यदि उसमें उस पेन का प्रतिबिंब जो बनता है वो पेन से बहुत ही बड़ा होता है या थोड़ा ही बड़ा होता है, तो इस तरह से हम समझ जाएंगे कि सामने वाला दर्पण जो है वो अवतल दर्पण है, क्योंकि अवतल दर्पण में जब काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है तो वो वस्तु से हमेशा बड़ा ही होता है। इस प्रकार जो तीसरी बात रही कि यदि पेन का प्रतिबिंब जो दर्पण में बना हुआ है वो पेन से छोटा है, यानी कि वो उत्तल दर्पण है, क्योंकि उत्तल दर्पण में बना हुआ काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होता है। इस प्रकार हम तीनों दर्पण को आसानी से पहचान सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।